आज हम लेमार्कवाद व डार्विनवाद के में तुलना करेंगे। कल हमने लेमार्कवाद और डार्विनवाद दोनों को समझा था। आज हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखेंगे या लेमार्कवाद जो कहते हैं कि इनके अनुसार सभी जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है, इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। यानी कि जो लेमार्कवाद ने अपना सिद्धांत दिया, उनके अनुसार ये कहना था कि सभी जीवों में एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, समझ रहे हैं? अपनी आंतरिक जीवन शक्ति होती है। जबकि डार्विनवाद कहते हैं कि इनका सिद्धांत ये कहता है कि आंतरिक जीवन शक्ति होने के में विश्वास नहीं है। ये विश्वास नहीं करते कि आंतरिक शक्ति जैसी कोई चीज होती है, इंटरनल वाइटल फोर्स कुछ होता है। लेमार्कवाद का वही कहना है कि नई आवश्यकताएं तथा इच्छाएं जीवों की संरचना व्यवहार में परिवर्तन लाती है। जैसे कि हम कहते हैं हमें ये इच्छा है तो हम वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन आता है। तो डार्विन कहते हैं कि जीवों की आवश्यकता तथा इच्छाएं प्राकृतिक चयन का आधार नहीं बनती हैं, इससे नेचुरल सिलेक्शन नहीं होते हैं। वहीं लेमार्कवाद का कहना है कि किसी अंग का उपयोग अधिक किया जाए तो वह अधिक विकसित तो सक्षम हो जाता है। जैसे कि हम राइट हैंड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा सक्षम है और ज़्यादा विकसित हो जाता है। जबकि न उपयोग किए जाने वाले अथवा कम उपयोग किए जाने वाले कैसे हो जाते हैं, अल्प विकसित होते हैं क्षमता। जैसे कि लेफ्ट हैंड हमारा देख रहे हो ज़्यादा काम वर्क नहीं करता है और ये क्या है, क्षमताहीन रह जाता है। ये लेमार्कवाद का सिद्धांत था। वहीं डार्विनवाद ये कहते हैं किसी अंग का विकास अथवा ह्रास ह्रास जो होता है, इसमें होने वाले अनवरत परिवर्तनों और रूपांतरण का वो कहते हैं कि मान लो जैसे कि आज मैं हूँ और आज मैं इस हाथ से काम करना बंद करके लेफ्ट हैंड से ज़्यादा करने लग जाऊँ तो मेरी संतान होने वाली संतानों में क्या लेफ्ट हैंड वर्क करेगा? नहीं। ये बहुत सालों अनवरत अनवरत परिवर्तनों के रूपांतर, कंटिन्यूअस वेरिएशन, मतलब मेरी पीढ़ी भी करे, आने वाली हजारों पीढ़ियां करती रहेंगी तब जाके परिवर्तन होगा। जबकि लेमार्कवाद कह देते हैं कि इस हाथ को से विकसित करो, दूसरे मतलब विकसित हो जाएगा ये तुरंत ही। ऐसा नहीं होता, ये लेमार्कवाद का सिद्धांत था। डार्विनवाद इसको नहीं मानते हैं। डार्विनवाद का मानना है कि हजारों सालों बाद ये अनवरत चलता रहेगा, परिवर्तन तो होता है। लेमार्कवाद जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की संकल्पना को नहीं मानते। लेमार्कवाद कहते हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, रहने के लिए, जैसे कि हमें अस्तित्व में रहने के लिए क्या चाहिए, संघर्ष चाहिए, संघर्ष चाहिए। और डार्विनवाद तो इसका महत्व देते हैं कि आप संघर्ष करोगे तो जीवित रहोगे। ठीक है, जीवित रहेंगे। लेमार्कवाद का कहना है, लेमार्कवाद ये कहते हैं कि अपने जीवन काल में जो एक्वायर किए गए सभी लक्षण होते हैं संतानों में चले जाते हैं। जो हमने हमने जो परिवर्तन किए हैं अपनी लाइफ में, हमारी बॉडी में, जो हमारे, तो वो हमारे संतानों में चले जाते हैं। डार्विनवाद का ये कहना है, उनका तो ये कहना है नहीं, उनका ये कहना है कि डार्विन के अनुसार केवल उपयोगी अथवा लक्षण जो उपयोगी हैं वही लक्षण जाते हैं, सभी नहीं। मान लो मैंने सारे इतने सारे गुण करे हुए संतानों में तो वो दिखाई ही नहीं दिए, कहाँ गए? फिर रिक्वायर तो मैंने किए थे ना, तो क्यों नहीं गए? तो उनका कहना है कुछ लक्षण चले जाते हैं बच्चों में, सारे के सारे लक्षण नहीं जाते हैं। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया है? लेमार्क ने दिया है। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है डार्विन ने। प्रकृति से जुड़े हुए थे डार्विन, और उपज लक्षणों के सिद्धांत दिया है लेमार्क ने। अब चार्ल्स डार्विन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चार्ल्स डार्विन का ये कहना है, चार्ल्स डार्विन ने 1831 और 1836 ईस्वी के मध्य HMS बीगल नामक एक जहाज से अनेक महाद्वीपों की उन्होंने यात्रा करी। इस यात्रा से प्राप्त अनुभव और ज्ञान ने डार्विन के द्वारा उद्विकास की सिद्धांत का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका हुई। मतलब डार्विनवाद क्या कर रहे थे कि यात्रा कर रहे थे कई कई महाद्वीपों पे, जहाँ वे रुकते थे वहाँ के परिवर्तन को देखते थे, महसूस करते थे क्या हो रहा है। उद्विकास का सिद्धांत वहाँ से दिया। उद्विकास के सिद्धांत में इनकी भूमिका निभाई किसने? चार्ल्स डार्विन ने। सॉरी। जीवधारियों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। विश्व के सभी जीवधारियों में कुछ सामान्य गुण तो पाए जाते हैं, सभी में पाए जाते हैं जो जीवधारी सभी, जिनके आधार पर हम निर्जीव पदार्थों से हम उनका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब कौन कौन से गुण होते हैं? देखिए सजीवों के गुण क्या होते हैं। सजीव के गुण देखे जाए तो सजीव गुण में देखिए कोशिकीय संगठन होता है, यानी कि कल हमने सेल बनने की कोशिश करी थी। सेल बनाने की क्या, सेल किस तरीके से बनते हैं हमने देखा था, चिपचिपे पदार्थ, गाढ़े पदार्थ, इस तरीके से हमने देखी थी, वो तैयारी थी।
कि उसमें क्या होता होगा। तो सबसे पहले उन कोशिकाओं, ढेर सारी कोशिकाएँ जब इकट्ठी होती तो कोशिकीय संगठन हो जाता है, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, संगठन होता है, रेस्पिरेशन होता है जिसमें श्वसन हो। देखो सजीवों के गुण बता रहे हैं, सजीवों के गुण बता रहे हैं कि सजीव होते कैसे हैं। सजीव सांस लेते हैं, इसमें मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है, चयापचय होता है, उपापचय होता है, अपचयन होता है, उपापचय अपचय, ये क्या है, ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है ना। पोषण होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, हेरिडिटरी होती है यानी कि आनुवंशिकता होती है, समस्थिति होती है और संवेदनशीलता सेंसिटिविटी होती है ना। ये सजीव को गुण है, ये सब चीज़ें हैं तो वो सजीव है। अब कोशिकीय संगठन कैसा होता है, कोशिकीय संगठन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, कोशिकीय संगठन का देखते हैं। कोशिकीय संगठन के बारे में देखते हैं। देखो, कोशिकीय संगठन प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचना कोशिकाओं से, कोई सा भी जीव हो उनकी जो शारीरिक संरचना होती है किससे बनी होती है, शारीरिक संरचना कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिकाएं सजीवों की क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। संरचनात्मक और कार्यात्मक ये में रचना हुई है और वो कार्य भी करती है। तो कोशिका क्या है, सजीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कल में मैंने आपको बताया था कि जीव द्रव्य क्या है, भौतिक इकाई है, जिसे पुरकिंजनक हो जाता है, भौतिक इकाई है। ठीक, हस्कलेन ने प्रोटोप्लाज्म भी कहा था। श्वसन, श्वसन सजीवों का सर्व प्रमुख लक्षण है। सजीव श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, करके विभिन्न शारीरिक क्रियाओं हेतु क्या बनाई, जो हमें शारीरिक कार्य के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए और प्रोटीन का विघटन करते हैं तथा जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। ये श्वसन के दौरान इतनी सारी चीजें करते हैं। उपापचय, जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सब जिन्हें हम उपापचय कहते हैं। पोषण में क्या होता है, सभी जीव स्वपोषण परपोषण एक खुद अपना खाना भी बनाते हैं और दूसरे के द्वारा भी लेते हैं। अपने पोषण यानी कि मेंटेनेंस तथा जैविक क्रियाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। पादप, शैवाल स्वयंपोषी सजीव है। जो पादप है अपना खाना स्वयं बनाते हैं, शैवाल भी अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी कि अपना पोषण खुद बनाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, स्वपोषी सजीव है। जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं अपना भोजन निर्मित करते हैं, जबकि सभी जंतु परपोषी जीव हैं। सभी, हम भी परपोषी हैं, हम खाना स्वयं बनाते हैं, पर हम डिपेंड किस पर है, सब्जी कौन बनाता है, ये सब्जी बनती कैसे, अपने आप बनती है, तो हम परपोषी है सभी जीव। शैवाल पादप को छोड़ दो तो सभी जीव कैसे परपोषी हैं। जो पोषण की प्राप्ति होती है स्वयंपोषी परपोषी दोनों पर निर्भर होते हैं। अब हम प्रजनन को देखते हैं। प्रजनन में देखते हैं, यदि कोई वस्तु सजीव है, यदि कोई वस्तु सजीव है तो निश्चित ही वे क्या करेगी, प्रजनन में सक्षम भी होगी। सजीव लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से अपना समान सजीव को जन्म दे सकता है। कह सकते हैं सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों की तरह से क्या करते हैं, सजीव बच्चों को जन्म दे सकते हैं। इस प्रकार वे अपनी जाति को क्या करते हैं, निरंतरता रखते हैं और अस्तित्व बनाए रखता है कि हमारा वंश चलता रहे। आनुवंशिकता देखते हैं, हेरिडिटी देखते हैं। सजीवों के आनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती है, मतलब एक दूसरे से दूसरी पीढ़ी में हमारे गुण जाते रहते हैं। समस्थिति क्या है, सजीव अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने के लिए, जो बॉडी के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको बनाए रखने के लिए टेम्परेचर को, वे अपने शरीर के तापमान एवं विभिन्न पदार्थों की मात्रा एवं संख्या को एक निश्चित सीमा में बनाए रखते हैं। को पता है कि बॉडी में सब एक सिस्टमेटिक है, सबके लिमिटेशंस है, कुछ भी आगे पीछे होता तो हमें बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो समस्थिति बनाए रखने की कैपेसिटी होती है हमारे अंदर, क्षमता होती है, सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है कि इससे कम हुआ तो बीमारी ज़्यादा हो जाएगी तो बीमारी। संवेदनशीलता क्या होते हैं, सजीव बाह्य वातावरण के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। ये बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित का सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं, हमें गर्मी लग रही तो हम फैन का यूज़ कर लेते हैं। हाँ, ये तो हम इंसान है, पर दूसरे सजीव क्या करते होंगे, बिलों का इंतजाम करते होंगे, अपने टेम्परेचर को बढ़ा लिया करते, तो इस संवेदनशीलता होती है सजीवों में। अब हम आगे चलते हैं, बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये बायोलॉजी, जो अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं। तो अब यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी
शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ है? 1801 में। किसने किया है? लेमार्क और ट्रेविरेस नामक वैज्ञानिक ने किया था। बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक भाषा से। याद रखिएगा, लैटिन भाषा अधिकतर याद रह जाता है कुछ लोगों को। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, बायोस और लोगस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान शब्द कब दिया है? बायो और लोगस। क्या होता है? बायोस और लोगस से बना है। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। आगे देखते हैं। जीव विज्ञान के शाब्दिक अर्थ। हमने बायोस का मतलब क्या देखा है कि जीवन होता है, लोगस का मतलब क्या? अध्ययन होता है, यानी जीवन का अध्ययन। मानव द्वारा स्वयं के हित के लिए जीवधारियों के अध्ययन का व्यवहारिक जीव विज्ञान अप्लाइड बायोलॉजी तथा मात्र मानव के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विभिन्न तरह की जिज्ञासा को शांत करने के लिए किए गए जीवधारियों के अध्ययन को सैद्धांतिक जीव विज्ञान कहते हैं, प्योर बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि अगर हित के बारे में अध्ययन करना है, मानव के स्वयं के हित के बारे में अध्ययन करना है, तो हम बोलते हैं व्यवहारिक जीव विज्ञान। और हम उसको जिज्ञासा जो हो रही है उसके मन में, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम सैद्धांतिक जीव विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार देखते हैं जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन अथवा जीवन का विज्ञान। विज्ञान की यह शाखा जीवन तथा जीवन की विविध क्रियाओं से संबंधित है। किससे? जीवन तथा जीवन की जो क्रियाएं चल रही हैं उन सबसे संबंधित है। जिसमें जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, क्या बोल रहे हैं? जिसमें जीवन की उत्पत्ति और उत्पत्ति के बाद फिर विकास, फिर उसकी संरचना कैसी है, उनके वर्गीकरण और आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अध्ययन अगर सुविधाजनक हो उसके लिए हमने इजीली दो शाखा में से डिवाइड किया है, विभाजित किया है। अब कौन कौन से देखिए, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान को हमने दो में बांटा है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान को जो समझाते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनके जनक जो है जंतु विज्ञान की, जिसने खोज करी है, जनक जो है वो है अरस्तु। ये वही अरस्तु है जिन्होंने स्वतः जननवाद का समर्थन किया था। वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों का अध्ययन। अब पेड़ पौधों का अध्ययन के लिए जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस है। तो अरस्तु और थियोफ्रेस्टस। अरस्तु किसके हैं? जंतु विज्ञान के, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के। तब हम एक एक करके इन दोनों शाखाओं के बारे में, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान में हमने दो को देखा है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। आगे देखते हैं। पूरा कवर दिख रहा है आपको? ठीक है। जंतु विज्ञान देखते हैं। जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? जंतु जगत। क्या पढ़ेंगे? जंतु जगत, यानी कि किंगडम पढ़ेंगे हम, एनिमल किंगडम। इसके अंतर्गत कौन कौन से जंतु आएंगे? मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सरीसृप आदि की हम क्या पढ़ेंगे? शारीरिक संरचना, दिखने में कैसे बने, कैसे हैं, इनका एवोल्यूशन कैसा हुआ है, किस किस वर्गीकरण में डिवाइड करना है, इनका व्यवहार क्या है, वैश्विक वितरण आदि का हम सबका इसी में अध्ययन करेंगे। मतलब समझ लो कि हमारे बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं, वो जो जीव जंतु उनके बारे में अध्ययन करें। हम चलते फिरते कैसे हैं, हम बढ़ते कैसे हैं, हम खाते कैसे हैं, वितरण कहाँ कहाँ रहते हैं, इस तरीके से हम जीव हैं और जंतु विज्ञान में इसका अध्ययन होता है। अब यूनानी विद्वान थे अरस्तु। ये कहाँ? अरस्तु कौन थे? यूनानी विद्वान, एरिस्टोटल कहते हैं इन्हें। 384 और 322 ईसा पूर्व, आज से 384 322 ईसा पूर्व को जंतु विज्ञान का जनक माना गया। याद रखिएगा, अरस्तु कहाँ के वैज्ञानिक हैं? यूनानी वैज्ञानिक हैं। अरस्तु ने जीव विज्ञान पर विभिन्न पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों के नाम लिखना। जंतु इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें लगभग कितने 500 जंतुओं की शारीरिक संरचना, जो उन्होंने किताब लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलिया और हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है थियोफ्रेस्टस की है। हिस्टोरिया एनिमेलिया और हिस्टोरिया प्लांटेरम जो आएगी वो थियोफ्रेस्टस की होगी। ठीक है। इनमें लगभग कितने जंतुओं का शारीरिक संरचना का अध्ययन किया गया? 500 जंतुओं का शारीरिक संरचना का अध्ययन किया गया है। उसमें विशेषताएं हैं, रिप्रोडक्शन, जनन है और क्रियाओं का वर्णन किया गया है। और वनस्पति विज्ञान में क्या है? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों के उद्भव, विकास, आकार की प्रजनन, उनकी वातावरणीय अनुकूल एवं भौतिक वितरण आदि का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अरस्तु के शिष्य हैं ये, जो थियोफ्रेस्टस थे वो
अरस्तू के शिष्य हैं। अरस्तू के शिष्य ने 371 और 287 ईसा पूर्व में अपनी, दिख रहा है आप सभी को, थ्योफ्रस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम में तथा ऑन द कॉलेज ऑफ प्लांट, ये दो बुकें उनकी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ऑन द कॉलेज ऑफ प्लांट्स, में वनस्पतियों को उनके आकार, स्थानिकता, प्रजनन के आधार पर, किसके आधार पर, उनका आकार कैसा है, रहते कहाँ हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रजनन किस प्रकार का है, व्यवहार किस प्रकार का, व्यवहारिक उपयोग के आधार पर हमने इनके आधार पर वर्गीकरण किया है। अब हम देख लेते हैं ये समस्थितिकता क्या है। जीवों में, हमने इससे पहले ही बताया था कि जीवों में वातावरण में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होकर स्वयं के शरीर की कार्यकी और उपचय में आवश्यक परिवर्तन करके, किसमें, अपनी बॉडी जो है कार्यकी और मेटाबॉलिज्म में आवश्यक परिवर्तन करके वातावरण के अनुकूल ढल जाने की प्रवृत्ति जो होती है उसे हम समस्थितिकता कहते हैं। जैसे कि मैं ठंड में अपनी बॉडी को इस तरीके से कर लूँ, खाना अलग गरम गरम खाऊं, तो ये के रहने की जो प्रवृत्ति आ जाएगी, हम ढल जाएंगे उसमें फिर। तो इसको समस्थैतिकता कहते हैं, है ना, होमोस्टैटिक्स कहते हैं। इसकी खोज क्लॉडी बर्नार्ड ने 1865 में की थी। अतः वातावरण की अखंडता बनाए रखने की क्षमता को वाल्टर बी कैनन ने 1932 ने समस्थापन, समस्थैतिकता अथवा होम्योस्टेसिस की संज्ञा दी। किसने, वाल्टर बी कैनन ने। किसने, वाल्टर, जो क्लाउडी ने तो समस्थैतिकता यानी कि होम्योस्टेसिस बोला था कि जो जिनमें जो गुण होता है कार्य की वजह के अनुसार परिवर्तन करके खुद को ढाल लिया तो हमारी प्रवृत्ति हो गई, तो उस प्रवृत्ति को हम बोलते हैं प्रवृत्ति समस्थैतिकता। और इसकी खोज किसने करी, क्लाउडी ने करी। कब करी, 1865 में करी। अंत वातावरण की अखंडता बनाए रखने की क्षमता को, ये जो हुई थी, अखंडता को बनाए रखने की जो क्षमता आ जाती है, वाल्टर बी कैनन ने इसे समस्थापन या समस्थैतिकता अर्थात होम्योस्टेसिस की संज्ञा प्रदान करी। ठीक है, यहाँ तक आज हमारा 4 पार्ट में हमने अपने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया है आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे जिसमें हम नए चैप्टर पढ़ेंगे, और नए चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोशिका। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगती है, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।